अलवर जिले के गोविंदगढ़ सीएससी में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। जी हां, यहां एक बार फिर इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल हुई, जिससे मोबाइल की रोशनी में घायल का इलाज करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, व्यवस्था के आघात को, जिम्मेदारों के ताप को। मोबाइल की रोशनी में इलाज, लेकिन तस्वीर किसी रियलिस्टिक फिल्म की नहीं है, बल्कि उस प्रदेश की है जहां की सरकार पढ़ाई और दवाई को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। उन पर खूब पैसा खर्च करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई हैरान कर जाती है। ये स्याह हकीकत अलवर के गोविंदगढ़ की है। गोविंदगढ़ सीएससी के इमरजेंसी वार्ड में बिजली हुई गुल, मोबाइल की रोशनी में हुआ घायल का इलाज। वायरल वीडियो पर मचा हड़कंप, सीएससी प्रभारी से मांगा गया जवाब। सोशल मीडिया पर वायरल 22 सेकंड का ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे डॉक्टर घायल का इलाज कर रहे हैं और कंपाउंडर घायल की पट्टी बांध रहा है, जबकि वहां मौजूद चिकित्सा कर्मी मोबाइल से टॉर्च की रोशनी करने में मुसलसल जुटे हुए हैं। इस संबंध में जब सीएमएचओ से पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया जैसे उन जैसी हस्ती से बेहद हल्का सवाल पूछ लिया गया हो और हकीकत में इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। लीजिए जवाब, मुलाहिजा फरमाइए। उस समय मरीज जो भर्ती थे वहां पर कोई लाइट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी, खाली जो उसका इमरजेंसी रूम था कि कोई अकस्मात कोई पेशेंट आ जाए उसको देखने के लिए, तो उसमें जल्दी उसको देखने के लिए, क्योंकि मरीज भी इस तरह से चाहता है कि भाई समय नहीं है, तो तुरंत उसको देखा और टॉर्च की रोशनी से उसको तुरंत देख करके उसका इलाज कर दिया। और इसी दौरान मतलब लाइट की व्यवस्था वहां कर ली गई और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई। सीएमएचओ ने अपने जवाब में बताया कि क्षेत्र में आए अंधेर के कारण जनरेटर का तार टूट गया था, जिस कारण लाइट जाने के बाद जनरेटर और इन्वर्टर स्टार्ट नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर बाद में दुरुस्त करवा दिया गया, लेकिन ये वही सीएससी है जहां 8 मई को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक ने निरीक्षण किया था, लेकिन इसके बाद भी वहां व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं देखा गया। यहां पहले भी मोबाइल की रोशनी में मरीज के इलाज के वीडियो वायरल हुए हैं, इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता के घर लूट को लेकर के सरकार को घेरा है। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि राजस्थान में अपराध से अब अराजकता जैसी स्थिति बनती जा रही है। जयपुर कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर दिन दहाड़े लूट एवं उनकी मां एवं पत्नी को जहर का इंजेक्शन लगाकर मारने का प्रयास किया गया। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में कानून का इकबाल लगभग खत्म हो गया है। जयपुर शहर में चोरी, लूट, फायरिंग, डकैती जैसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन में भय व्याप्त हो रहा है। इस घटनाओं में संलिप्त अपराधी भी पुलिस की पकड़ से बाहर रहते हैं, जिसके कारण वो बार बार अपराध करते हैं। जनता पूछ रही है कि इस डर के माहौल एवं अराजकता के वातावरण से कब मुक्ति मिलेगी। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा गया है, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है और उन्होंने जो है सवाल खड़े किए हैं। ऐसा लगता है कानून का इकबाल खत्म हो गया है, ये कहा गया है अशोक गहलोत की तरफ से। जयपुर में चोरी, लूट, फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये अशोक गहलोत ने कहा। और देखिए एक्स हैंडल पर जो पोस्ट उन्होंने किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। डर के माहौल से आखिर मुक्ति कब मिलेगी, ये सवाल उनके तरफ से पूछा गया है। काम हो रहा है, अगर कोई सरफिरा किसी तरह की कोई मेल कर दे या कोई फोन कर दे तो उसको बहुत बड़ी घटना बताकर कांग्रेस के द्वारा जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके शासन के समय शांतिप्रिय राजस्थान में
बेटियों के साथ रेप के मामले में देश के नंबर 1 राज्य के रूप में राजस्थान की पहचान आपने बनाकर रखी हुई थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के रूप में बनाकर रखी हुई थी, बच्चों की तस्करी के मामले में नंबर 1 पर आपने बना रखा था, साइबर ठगी के मामले में नंबर 1 पर आपने बना रखा था। ऐसे अपराध का कोई क्षेत्र नहीं था जहां राजस्थान पहले स्थान पर देश भर में हो नहीं। यहां तक कि आपके 5 साल के कार्यकाल में 8000 से ज्यादा राजस्थान के निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई। तो ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह का शासन कांग्रेस पार्टी चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम कर रही है और इसी का जो दुख है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ श्री गंगानगर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सीज फायर से असंतुष्टि जताते हुए लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि सीज फायर महज स्थगित हुआ है और यह सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ कि भारत के द्वारा किसी भी आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर में रखा गया है। तो राजेंद्र राठौड़ का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनके तरफ से यह कहा गया है कि यह तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आतंकी हमले को पहली दफा एक्ट ऑफ वॉर में रखा गया है, यह उनके तरफ से कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। और वो भी उस समय जब सरहद पर नहीं अन्य उपकरणों से युद्ध लड़ा जाता है, एटॉमिक पावर से लवरेज कई देश है और उसमें सामने वाला जब घुटनों के बल आकर माफी मांगने लग जाता है, युद्ध का भी यही नियम है। पाकिस्तान ने बार बार गुहार लगाई और उसी का परिणाम रहा कि पाकिस्तान की गुहार के बाद में हिंदुस्तान के सेना के उच्च अधिकारियों ने एक बार सीज फायर किया और अभी युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है, प्रधानमंत्री जी का स्थगित हुआ है। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो मौका आने पर पूरी देखने को मिलेगी पाकिस्तान को। देखिए, जब पहली बार, इससे पहले भी हम कई दशकों से आतंकवाद की घटना को झेल रहे थे और आतंकवाद की घटनाओं पर प्रत्युत्तर भी हिंदुस्तान दे रहा है, पर पहली बार आतंकवाद की घटना को एक्ट ऑफ वार कहना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा निर्णय हो नहीं सकता। ये साफ साफ चेतावनी है कि अगर आपने आगे बढ़ने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली चलाओगे तो गोला दागेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएस 2018 के अंतिम परिणाम के करीब 4 साल बाद एक अभ्यर्थी की मेरिट संशोधित की है और यह अभ्यर्थी एसडीएम अजमेर पद्मा चौधरी है। आयोग ने संशोधित प्राप्तांकों के बाद उनकी मेरिट 24 के स्थान पर करीब 15 पायदान नीचे 39 कर दी है। संशोधित परिणाम और मेरिट के बाबत कार्मिक विभाग को भी जानकारी दे दी गई। देखिए, आरपीएससी ने 4 साल बाद मानी अपनी गलती। एसडीएम पद्मा चौधरी की रैंकिंग में बदलाव। संशोधन के बाद 24 से 39 से हुई रैंकिंग। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2018 में हुई आरएस भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट में परिवर्तन किया है। पद्मा चौधरी जो अजमेर में एसडीएम पद पर कार्यरत है, उनकी मेरिट लिस्ट में पहले 24वां स्थान था, उसे अब बदलकर 39वां स्थान कर दिया गया है। आरपीएससी ने अपनी गलती को 4 साल बाद सुधारा है और इस सुधार के बाद कई बदलाव भी देखे जा सकते हैं। आरएस 2018 का अंतिम रिजल्ट आते ही कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जहां राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की, वहीं राजनीतिक तौर पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सार्वजनिक रूप से एसडीएम पद्मा चौधरी को आरएस मेंस 2018 के अंग्रेजी के पेपर में उत्तर नहीं लिखने के बावजूद अंक देने का आरोप लगाया। मामले की जांच हुई तो सच्चाई सबके सामने आ गई। आयोग ने मूल्यांकनकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। सूत्रों की माने तो एसडीएम पद्मा चौधरी के बयान भी लिए गए हैं। ये बात भी सामने आई है कि पद्मा चौधरी की उत्तर पुस्तिका को 3 एग्जामिनर के जरिए चेक किया गया था, जिसमें पहले और दूसरे एग्जामिनर ने 0 अंक दिए, जबकि तीसरे एग्जामिनर ने 7 अंक दिए। ये गड़बड़ी कैसे हुई और अंक कैसे दिए गए, इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जब आरपीएससी प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि यह कारण क्या रहे और इसमें क्या क्यों बदलाव किए, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी गई कि 24वें स्थान से पद्मा चौधरी जो उस समय एग्जाम देने आई थी,
उसको जो है 39वें स्थान पर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब कॉपी चेक हुई और इस मामले की जानकारी सामने आई तो 7 अंक उन्हें अतिरिक्त बिना जो कुछ लिखे ही दे दिए गए थे। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर आरपीएससी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संशोधित प्राप्तांकों के बाद पद्मा चौधरी की रैंकिंग 39 से कर दी गई है। संशोधित परिणाम और रैंकिंग के बारे में कार्मिक विभाग को भी जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि आरपीएससी ने आधिकारिक तौर पर संशोधन की वजह साफ नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ मौकों पर उच्च न्यायालय के आरपीएससी को दिए गए आपत्तियों पर समीक्षा के निर्देश और सांसद हनुमान बेनीवाल के सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों के बाद संज्ञान लिया गया। दरअसल 26 अप्रैल 2025 को जयपुर के शहीद स्मारक पर बेनीवाल ने कुछ सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया था कि एसडीएम पद्मा चौधरी को आरएएस मेंस 2018 के अंग्रेजी पेपर में उत्तर नहीं लिखने के बावजूद अंक दिए गए। बेनीवाल के अनुसार पद्मा चौधरी ने प्रश्न संख्या 34 का उत्तर नहीं लिखा, लेकिन मूल्यांकनकर्ता ने पहले उन्हें 0 अंक दिए और बाद में उसे बदलकर 7 अंक कर दिया गया, जिससे उनकी मेरिट रैंक 24 हो गई। उन्होंने इस गड़बड़ी के लिए आरपीएससी के चेयरमैन, सदस्यों और कोचिंग माफिया के बीच साठगांठ का आरोप लगाया था। पद्मा चौधरी की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक होने पर प्रदेश भर में हंगामा हो गया। गौरतलब है कि आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 13 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था। आरपीएससी को 4 साल बाद ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये पहला मामला जब इतने समय बाद आया है, जब 4 साल बाद उनको जो है बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा है, तो इस तरह से अगर कोई और शिकायत भी सामने आती है तो उसमें भी जो है बदलाव किए जा सकते हैं क्या। तो अब जो है इस मामले की जानकारी जो है कार्मिक विभाग को दे दी गई है। सेवा बदलाव में किस तरह के परिवर्तन किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने तलवंडी इलाके में मंत्री विजय शाह के कटआउट के आगे कपड़े की जुबान को फिनाइल से साफ किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से एमपी के मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने कहा कि एमपी के मंत्री विजय शाह कई बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा का इतना गंभीर व्यक्ति जिसने अपने संबोधन में कई बार ऐसी अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे लगता है कि उनके दिमाग में गंदगी का भंडार भरा है। मंत्री का आर्मी अफसर को लेकर के दिया गया बयान निंदनीय है। तो एमपी के मंत्री को बर्खास्त करने की जो मांग है वो की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तस्वीर भी आप। मंत्री जो कि कई बार मंत्री रह चुके हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, इतना गंभीर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, जिसने एक बार नहीं अपने संबोधन में कई बार ऐसे अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया कि जिससे ये लगता है कि शायद उनके दिमाग में इस कदर गंदगी का भंडार बना है जो शायद उनके जोश में, गुस्से में, आक्रोश में साफ आ गया। लोग कहते हैं कि आदमी गुस्से में या नशे में सच बोलता है, तो वो गुस्से में उन्होंने बिल्कुल अपने जो शब्द बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा का ये दौर 1 सप्ताह तक चलेगा। राजधानी जयपुर में भी गुरुवार को ये यात्रा निकाली गई और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गुलाबी नगरी के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। देखिए। सेना के सम्मान में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर दिखा जोश।
भर तक चलने वाली बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने एल्बर्ट हॉल से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जयपुर में एल्बर्ट हॉल से शुरू हुई तिरंगा यात्रा बड़ी चौपड़ पर खत्म हुई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय जैसे देशभक्ति नारे लगाए गए। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद देशवासियों के मन में जो आग थी उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को निस्तानाबूद कर शांत कर दिया। और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में लोगों के अंदर भारी उत्साह और जोश दिखा। लोगों द्वारा फूलों की वर्षा कर तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी चौपड़ तक निकाली गई इस यात्रा में शामिल सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा सभी नेता देश प्रेम की भावना से भरे नजर आए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि देश के नागरिक, विशेष रूप से युवा वर्ग, देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सेना के साथ खड़े हैं। युवा न सिर्फ तिरंगे के सम्मान में कदम से कदम मिलाकर चले, बल्कि देश की अखंडता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता आर तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विधायक बालमुकुंद आचार्य पर तिरंगे से पसीने पोंछने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस से सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करे और ऐसे लोगों को सिखाए कि तिरंगे का कैसे सम्मान किया जाता है। और ये वीडियो जो सामने आया वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से जो है वो बाहर किया जाए, ये मांग की जा रही है आर तिवारी की तरफ से। क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई सैनिकों के सम्मान में। हवा महल के मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के बालमुकुंद आचार्य कैसा अपना आचरण दिखा रहे, देश के तिरंगे को रुमाल की तरह काम में ले रहे और बार बार पसीना पहुंच करके अपने किसी साथी को दे रहे। मैं सीधा शहर कांग्रेस का अध्यक्ष आरोप लगा रहा हूं कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इनका राष्ट्र प्रेम छद्म राष्ट्र प्रेम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्र के अगर तिरंगे को पसीने के लिए पहुंचने का अगर आपने कृत्य किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी पार्टी से निकाल करके तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई सीख दे। और मैं इसको मैं देशद्रोह की श्रेणी में मानता हूं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार सुबह एक बार फिर एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। क्रीड़ा परिषद की मेल आईडी पर भेजे गए मेल में खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दी एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी, किसके निशाने पर है एसएमएस स्टेडियम? आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है धमकी बाज?
राजस्थान राज्य खेल परिषद के आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरे ईमेल आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर क्रीड़ा परिषद की मेल आईडी पर 5वीं बार धमकी भरा मेल आया है। इस मेल को भेजने वाले शख्स ने खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। मेल में हत्या के बाद टुकड़े कर ब्लैक सूटकेस में पैक करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, साफ चेतावनी दी गई कि पुलिस सो रही है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको बता दें कि इससे पहले 7 दिन में 4 बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। एफआईआर पिछले मामलों में ऑलरेडी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तो संबंधित पुलिस अधिकारी को वही मेल हमने भिजवा दिया है और जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, कमिश्नर पुलिस एंड एसीएस होम, सबसे मेरी बात हो गई है। सब ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इस पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा कि वो ये इस तरह की बदमाशी कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। 18 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल T20 क्रिकेट मैच होने हैं। ऐसे में इन धमकी भरे मेल ने खेल परिषद, प्रशासन और पुलिस की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इससे पहले 8 मई, 13 मई, 12 मई और 14 मई को भी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। 15 मई के मेल में सीएम भजनलाल की हत्या की बात भी कही गई। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर को बम धमाकों की धमकी मिली हो। बीते कुछ महीनों में शहर को इस तरह की कई धमकियां मिली हैं। एयरपोर्ट, अस्पताल हमेशा धमकियों के जरिए निशाने पर रहे हैं। 9 मई को जयपुर मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 20 फरवरी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज को धमकी मिली थी। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एसएमएस स्टेडियम को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 24 घंटे लगातार स्टेडियम की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कौन धमकीबाज है और इसका मकसद क्या है और कैसे धमकीबाजों पर आखिरकार रोक लगेगी। पुलिस के लिए भी और आयोजकों के लिए भी। आयोजकों ने तो जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी है, प्राइवेट गार्ड भी जो है ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को ट्रेस नहीं कर पाई है। कैमरामैन दिलीप के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। के सोचती गेट के बंबा इलाके में स्थित अंसल प्लाजा के पीछे की गली में एक घर में अवैध बारूद का कारोबार किया जा रहा था और इसका खुलासा पास में स्थित गोदाम में आग लगने के बाद हुआ है। एक जूते के गोदाम में जब आग लगी और पास के शटर बंद दुकान से धुआं उठना दिखा तो पुलिस ने उसे शटर को खुलवाया और अंदर का मामला देख करके पुलिस बहुत चक्की रह गई। अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे और सोडियम नाइट्राइट का जखीरा भरा था। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने कॉलोनी के लोगों और पुलिस अधिकारी से बातचीत की है और रियलिटी चेक किया है। देखिए। गोदाम है जिसमें आग लगी थी और आग लगने के बाद जब दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू पाया तो एक नजदीक की दुकान जो थी उस दुकान को खुलवाया गया क्योंकि उसमें से भी धुआं निकल रहा था। पुलिस ने जब ये जांच करने के लिए कि ये धुआं निकला है तो कहीं इसमें नुकसान न हो, जैसे ही ये दरवाजा खुलवाया पुलिस हैरान रह गई। यहाँ पर करीब 750 किलो अवैध पटाखे पड़े थे। इसके अलावा 3500 किलो के करीब सोडियम नाइट्राइट पड़ा था। सोडियम नाइट्राइट वही चीज है जो गन पाउडर के साथ काम में ली जाती है। इसके अलावा यदि इसे एल्युमिनियम के साथ सहयोग करा दिया जाए तो एक बड़ा धमाका कर सकती है। 500 डिग्री से ऊपर तापमान जब आता है तो ये बहुत घातक विस्फोटक हो सकता है। और आप कल्पना कीजिए 3500 किलो के करीब जब पाउडर में धमाका होता तो यहाँ के क्या हालात होते। संभवतः पूरा इलाका ही उड़ जाता। यहाँ पर रहने वाले हर लोग की जिंदगी जो थी कहीं ना कहीं खतरे में थी। बात करेंगे, आप इनके पड़ोसी हैं, आपको पता नहीं था कि इस तरह की चीजें? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। एक बार मैंने पूछा था कि ना यहाँ की ये क्या सामान लेकर है टैक्सी में, तो बोले नमक है। इस चीज में मुझे कोई नॉलेज है नहीं है। जब ये धमाका, जब मैंने ये कट्टे देखे ना कि ये कट्टे उधर भरे हुए। सफेद बारूद का कारोबार, वो भी रात के काले अंधेरे में, आसपास के लोगों को भी खबर नहीं लगी। हाँ, ये सही है। खबर तो पहले किसी को नहीं थी। अभी कल जब ये आग लगी उसके बाद हमने इस हिसाब से खुलवाया था कि आग इसके अंदर तो किसी मटेरियल में नहीं लगी है और अंदर क्या है, तब अंदर जाने पे पता लगा कि इसमें पटाखे और ये सोडियम नाइट्रेट के कट्टे रखे हुए हैं। सर, अगर जैसे बहुत तेज हीट पैदा होती है तो उसके बाद बड़ा धमाका होने का चांस था। इसके अलावा जो आग लगी थी
पटाखों में भी आग लगती है और इसके साथ इतना बड़ा अगर धमाका होता है 3500 किलो सोडियम नाइट्राइड, क्या बात है। अगर धड़ाम से फटता तो कितने लोगों को नुकसान होता? अब ये तो कोई इसका एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन हाँ करीब 70 कट्टे सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे जरूर था। अलवर के सरिस्का के आसपास 12 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने आज भरतरी तिराहे पर 31 मांगों को लेकर के महासभा का आयोजन कर वार्ता के दौरान प्रशासन से सहमति नहीं बनने पर सरिस्का मुख्यालय के लिए कूच किया और इस मौके पर महिला भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। कूच को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। ग्रामीणों की मांग कई साल से चली आ रही है, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन का बिगुल बजाया है। अब सरिस्का मुख्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया गया। सरिस्का मुख्यालय पर 16 मई को कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगामी आंदोलन की रचना तय की जाएगी, क्योंकि 19 मई से आंदोलन को तेज किया जाएगा। मांग तो हमने दे ही दी है। मेन रोड एलिवेटेड का ही है विरोध, और जो 55,000 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की है उसका विरोध है। जो पहले 2012-13 में जो समझौता हुए थे उनको दोबारा रिव्यू बंद कर रहे हैं हुए समझौते को, इसके विरोध में आज मीटिंग रखी। अब आप सरिस्का में कूच कर रहे हो, क्या करेंगे? हाँ, सरिस्का में हम धरना देंगे। कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें थाना के जी रही के भी लोग होंगे, बुद्धिजीवी यहाँ के लोग भी इकट्ठे होंगे और उसमें निर्णय लेंगे कि 19 तारीख को हमें मीटिंग किस तरह की करनी है। 19 तारीख की हम तैयारी करें। संपत्ति को लेकर इंसान कितना नीचे तक गिर सकता है, शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देख आपका कलेजा कांप उठेगा। ये रिपोर्ट देखिए। शमशान में इंसानियत शर्मसार, चांदी के कड़ों के लिए रोका अंतिम संस्कार। जब इंसानियत दम तोड़ती है तो समाज स्तब्ध रह जाता है। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। सामाजिक संवेदनाओं को झकझोर रही हैं और कई सवाल पूछ रही हैं। दरअसल बेटों के बीच संपत्ति का विवाद इतना बढ़ गया कि एक बेटा शमशान घाट पर अपनी ही मां की चिता पर लेट गया और अंतिम संस्कार से पहले परिजनों से चांदी के कड़े लेने की जिद पर अड़ गया। लोग समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन बेटा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बेटे की जिद के आगे किसी की एक ना चली। ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में जैसे तैसे मामले को शांत करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो कोटपुतली के विराटनगर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक महिला की मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, उसी दौरान बेटों के बीच संपत्ति को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और शमशान घाट पर हंगामा हो गया। खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर रात को एक खानाबदोश परिवार ने जम करके हंगामा किया। आपको बता दें कि नशे में धुत एक व्यक्ति ने स्टेशन परिसर में शोर मचाना शुरू कर दिया। स्टेशन स्टाफ के मना करने पर वो और उसके साथी मौजूद महिला जो है वो भड़क गए। दोनों ने गुस्से में आकर के कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पत्थर फेंके और हाथों से वार किए हैं। इस दौरान दरवाजे के शीशे टूट गए हैं। घटना से स्टेशन पर मौजूद यात्री और स्टाफ डर गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई किए बिना वापस लौट गई। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। रेल यात्री संघ और नगर वासियों ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो झुंझुनू के चिड़ावा से ये तस्वीर आई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। रेलवे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही देखने को मिली है। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। स्टेशन पे वो भिखारी टाइप आदमी है, पहले तो बाहर झगड़ा कर रहा था प्लेटफॉर्म के बाहर पेड़ के नीचे। उसके बाद वो लोग बाद में इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया। यहाँ गाली गलौज और झगड़ा करने लग गया आपस में। स्टेशन कर्मचारी उसको बाहर जाने के लिए कहने लगा, तो वो फिर स्टेशन कर्मचारी से उलझ गया।
और कर्मचारी के साथ मारपीट किया और उसे चोट भी आ गई। झुंझुनू से चल के हम जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ आया है और मेरे आरपीएफ के उच्च अधिकारी आ रहे हैं। उनके आने के बाद में जीआरपी का मैटर बनता है या आरपीएफ का मैटर बनता है या उनके दिशा निर्देशानुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर कोटा से है, जहां तलवंडी इलाके में पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर दुकान में चोरों ने देर रात सेन लगा करके 50,000 रुपए नकदी और 4 मोबाइल चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। जब दुकानदार ने सुबह दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। चोर की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। यह तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं, कोटा की यह तस्वीर है जहां पर बेखौफ चोरों का आतंक आप देखिए देखा गया है। दुकान से नकदी और मोबाइल चोरी करके ये चोर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। लोगों का यह कहना है कि सूचना पुलिस को दी गई लेकिन उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आप देखिए कैसे चोर जो है बेखौफ होकर के अंदर आता है, चोरी की वारदात को अंजाम देता है और फरार हो जाता है। प्रदेश में हर सप्ताह मौसम बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गर्मी के सीजन में बार बार अंधड़ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं अब पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। हर दिन मौसम का नया मिजाज, कहीं अंधड़ बारिश, कहीं झुलसाती लू। 3 दिन पश्चिमी राजस्थान में चलेगी हीट वेव। फिर से शुरू होगा अंधड़ बारिश का दौर। प्रदेश में इस बार गर्मी के सीजन में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। बार बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कभी भीषण गर्मी तो कभी अंधड़ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बुधवार को कई जगह अंधड़ बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने 3 दिन प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता कम होने के चलते राज्य के कुछ हिस्सों के अंदर आंधी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों के अंदर मेघ गर्जना के साथ आंधी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। ऐसा ही जो मौसम है 16 और कहा जा सकता है कि 17 मई को ये रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा जा सकता है कि प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर आंधी बारिश होने की जो है वो संभावना जताई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है। श्रीगंगानगर में पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। कल श्रीगंगानगर प्रदेश में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने 3 दिन श्रीगंगानगर में हीट वेव की चेतावनी दी है। गर्मी तो बहुत है जी, ये तो मानना पड़ेगा। बचाव के कोई उपाय? बचाव के उपाय सब, अब बारिश आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, बारिश से एक बचाव है। बिल्कुल, देखिए अभी मानसून आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में अच्छे मानसून की एक संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से श्री गंगानगर में तेज गर्मी बढ़ रही है, पिछले 2 दिनों से सूर्यदेव लगातार आग उगल रहे हैं और अगले 2 से 3 दिनों के लिए मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर में हीट वेव चलने का जो येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस भीषण गर्मी के दौरान बचाव के लिए अपने सर और चेहरे को ढककर बाहर निकलें और यथासंभव दोपहर के समय घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। सुबह शाम ही अपने घर से बाहर जरूरी काम होने का लिए निकलें। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद ही 17 मई को फिर से प्रदेश के दूसरे हिस्सों जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के 12 जिलों में अंधड़ बारिश का पूर्वानुमान बताया है। वैसे भी अब बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून देश में दस्तक देने वाला है। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि भीषण गर्मी का दौर अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।